थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन भारत के आज के इस टॉपिक में हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में हमें जो जानकारी है वो चाइनीज तीर्थयात्री ह्यून सांग के यात्रा वृत्तांत से और हर्षवर्धन के दरबार में जो कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, जिनका नाम बाणभट्ट था, बाणभट्ट की हर्षचरित से और चालुक्य शासक पुलकासेन द्वितीय का कर्नाटक के एहोल में जो अभिलेख हैं, एहोल इंस्क्रिप्शन, ये प्रमुख जानकारी के स्रोत हैं जहाँ से हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यभूति वास्तव में गुप्ताज के सामंत थे, परंतु जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गुप्त वंश के समय होणों का आक्रमण हुआ, उसके बाद पुष्यभूति एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभरे। पुष्यभूति इस वंश के पहले संस्थापक शासक थे और इसके बाद प्रभाकर, वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन जैसे महान शासक इस वंश के अगले शासक हुए। पुष्यभूति वंश की जो कैपिटल थी वो थानेश्वर में थी। थानेश्वर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो ये पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये इस पुष्यभूति वंश का टेरिटोरियल रीजन था। इस पूरे क्षेत्र पर पुष्यभूति का रूल था। नौ प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, जो पुष्यभूति वंश के एक शासक थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, थानेश्वर के शासक बने। राज्यवर्धन की एक बहन जिसका नाम राज्यश्री था, राज्यश्री, और राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहावर्मन के साथ हुआ था। और कन्नौज के साथ लगते बंगाल वाले क्षेत्र से, यदि हम मैप की सहायता से देखेंगे कि ये जो एक स्कीमेटिक मैप है, ये वाला जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर शासन किसका था? पुष्यभूति का। और उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में जो शासन था वो किसका था? यहाँ कन्नौज में जो शासन था वो ग्रहावर्मन था। राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहावर्मन के साथ हुआ। परंतु यहाँ पर जो ये बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो है गौड़ शासक थे, जिनका नाम शशांक था। शशांक जो गौड़ शासक हैं बंगाल के, उन्होंने कन्नौज पर हमला किया और कन्नौज के जो शासक थे ग्रहावर्मन, इनकी हत्या करके कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया। साथ ही जो राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उसको बंदी बनाया। और जो कन्नौज के जो शासक, कन्नौज का शासन जब जो है शशांक के अधीन आ गया और राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को जब बंदी बना दिया गया, तो ये थानेश्वर के जो शासक हैं राज्यवर्धन, ये जो है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए सेना लेकर के कन्नौज जाते हैं। परंतु राज्यवर्धन को भी, जो ये बंगाल के शासक है शशांक, ये राज्यवर्धन की भी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार 606 एडी में, इन 606 एडी, जो राज्यवर्धन की जो छोटे भाई हैं, जिनका नाम हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन, वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं जब वो मात्र जो हैं 16 वर्ष के थे। और
जब वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने भाई जो थानेश्वर के शासक थे राज्यवर्धन, उनकी हत्या का बदला तथा जो इनकी जो बहन है राजश्री, जिसको बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने बंदी बना करके रखा है, वो इसको छुड़वाएंगे। इसी कड़ी में जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन एक जो है संधि स्थापित करते हैं। किसके साथ संधि बनाते हैं, किसके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं? बंगाल के जो 7 वाला जो क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र, इसको उस समय कामरूप कहते थे। इट वॉज कामरूप स्टेट। और इस कामरूप स्टेट के जो शासक थे उसका नाम भास्कर बर्मन था, भास्कर बर्मन। क्योंकि ये बंगाल का 7 लगता स्टेट था कामरूप, तो कामरूप के इसके शासक का भी जो संबंध है वो इस बंगाल के शासक शशांक के साथ अच्छे नहीं थे। और यहाँ से जो थानेश्वर की जो शासक है हर्षवर्धन, इन्होंने कामरूप के शासक के साथ संधि की। और जो ये शशांक है, जो गौड़ शासक है, जिसने कन्नौज पर जो है अपना अधिकार स्थापित किया है, वो मिल करके जो है शशांक पर हमला करते हैं और शशांक को जो है वापस जो है कन्नौज को छोड़ करके कहाँ जाना पड़ता है? बंगाल वापस जाना पड़ता है। इस प्रकार हर्षवर्धन जो है उनके अधीन जो है पूरा जो कन्नौज का जो स्टेट है वो उनके पास आ जाता है। और थानेश्वर यानी कि जो ये थानेश्वर के साथ साथ पूरा जो कन्नौज है वो जो है हर्षवर्धन जो है इस पूरे क्षेत्र के शासक बन जाते हैं। और हर्षवर्धन कैपिटल को भी शिफ्ट करते हैं फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। कन्नौज से जो है कन्नौज को जो है अपनी वो राजधानी, पुष्यभूति वंश की जो राजधानी, उसको स्थानांतरित करते हैं। हर्षवर्धन बाद में जो ये बंगाल के जो ये शासक हैं शशांक, जब इनकी मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने जो पूरा बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा का क्षेत्र हैं वो जो है अपने अधीन में ले लिया। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के दौरान गुजरात के बल्लभी किंग, गुजरात में जो है बल्लभ रियासत थी, और उस बल्लभी शासक यहाँ पर भी उसने हमला किया। परंतु बाद में बल्लभी किंग और हर्ष के बीच में वैवाहिक समझौता हुआ, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के साथ करवाया, और हर्षवर्धन ने नेपाल के क्षेत्र को भी जो है अपने अधीन कर लिया था। और बाद में जो कामरूप, जो जिसके साथ इसकी संधि हुई थी, कामरूप वाला जो क्षेत्र है वो भी इसने अपने कब्जे में लिया था। इस तरह 620 एडी के आसपास लगभग संपूर्ण जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत पर लगभग पूरे क्षेत्र में हर्षवर्धन का जो रूल है वो एस्टेब्लिश हो चुका था। अब हर्षवर्धन जो क्या चाहते थे कि वो उत्तर भारत में तो उनका जो रूल है वो सारे में एस्टेब्लिश हो चुका है। अब वो चाहते थे कि वो नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत जा करके, दक्षिण के अभियान में जा करके दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उनको वो वर्धन, इस पुष्यभूति वंश के शासन में वो मिलाना चाहते थे। परंतु ये जो सपना था उनका, ये साकार ना हो पाया, क्योंकि जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के दूसरे छोर पर जो दक्कन इंडिया का जो एक क्षेत्र है, ये जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश का शासक जिसका नाम पुलकासेन द्वितीय था, पुलकासेन द्वितीय था। और उस पुलकासेन द्वितीय ने 620 एडी में हर्षवर्धन को पराजित किया इन दी वॉर ऑफ नर्मदा। नर्मदा के इस युद्ध में, जो नर्मदा नदी के आसपास जो ये युद्ध लड़ा गया था, हर्षवर्धन जो नॉर्दर्न इंडिया का जो है एक महान शासक और ये चालुक्य किंग पुलकासेन द्वितीय के द्वारा लड़ा गया था।
इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी और जो चालुक्य शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय, उसने इस युद्ध में विजय हासिल करने के बाद कर्नाटक के ऐहोल में जो है अभिलेख को खुदवाया था, जिस पर इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा इनकी प्रशंसा में, इनकी विजय गाथा में, जो इनके द्वारा जो उत्तर भारत के महान शासक हर्ष को जो पराजित किया गया था उसके बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से हर्षवर्धन जो है नॉर्दर्न इंडिया के, उत्तरी भारत के एक महान शासक तो बने, परंतु दक्षिण भारत में वो अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। और हर्षवर्धन ने एक टाइटल भी लिया था, एक उपाधि भी ली थी, उत्तरापथनाथ, उत्तर भारत का, संपूर्ण उत्तर भारत का एक महान शासक, उत्तरापथ की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। हर्षवर्धन का जो दरबार है वो वाणभट्ट, मयूर, मतंग, दिवाकर जैसे विद्वानों से सुशोभित था। हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय की रचना की थी। परंतु जो हर्ष हैं वो स्वयं भी एक महान लेखक थे और उन्होंने 3 नाटक लिखे थे। RPN, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक हर्षवर्धन के द्वारा स्वयं लिखे गए थे। हर्षवर्धन का जो समय था रूल का वो 606 से लेकर के 647 AD के बीच में था। अपने शासनकाल के जो अंतिम समय जो था, इसके जितने भी पुत्र थे उन सब का वध इसके एक मंत्री के द्वारा किया गया। इस प्रकार हर्षवर्धन निसंतान जो है, यानी कि कोई भी संतान इसके मरने के समय इसके साथ नहीं थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 AD में जो पुष्यभूति वंश है उसका पतन हो जाता है। हर्षवर्धन अपने शुरुआती दिनों में एक शिव भक्त थे, शिव भगवान के उपासक थे, परंतु बाद में वो जो हैं हीनयान बुद्धिस्ट की फिलॉसफी से प्रभावित हुए। परंतु जब उनके समय में एक चाइनीज तीर्थयात्री जो हीनयान बुद्धिस्ट थे, ह्यूनसांग, जब उनका आना हुआ, ह्यूनसांग जो है एक महायान बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और ह्यूनसांग से प्रभावित होकर के बाद में हर्षवर्धन महायान बुद्धिस्ट बने। ह्यूनसांग के यात्रा वृत्तांतों से पता चलता है कि इलाहाबाद में हर्षवर्धन हर 5 वर्षों में एक सम्मेलन करवाता था, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। हर 5 वर्षों में यह सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता था, जहां पर अलग अलग धर्मों के विद्वान जो हैं इकट्ठे होते थे और धर्म पर चर्चा होती थी। और हर्षवर्धन ह्यूनसांग के यात्रा वृत्तांत से इस बात की भी जानकारी मिलती है, जिसमें हर्षवर्धन की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में वहाँ पे प्रशंसा की गई थी, हर्षवर्धन की न्यायिक प्रशंसा के बारे में। और ह्यूनसांग के यात्रा वृत्तांत में कन्नौज असेंबली का भी जिक्र मिलता है। कन्नौज जहाँ कैपिटल थी, कन्नौज असेंबली का भी उल्लेख मिलता है। कन्नौज असेंबली 643 AD में ऑर्गेनाइज की गई थी कन्नौज में, और इसकी अध्यक्षता ह्यूनसांग के नेतृत्व में हुई थी। इस सम्मेलन में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, नालंदा विश्वविद्यालय से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, इसके अलावा हीनयान और महायान बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, ब्राह्मण्स के अलावा जैन स्कॉलर्स तथा लगभग 20 राजाओं को भी
इस कन्नौज असेंबली में बुलाया गया था। जब ये असेंबली वहाँ पर हो रही थी और ह्यूनसांग महायान बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से जो महायान बुद्धिज़्म है वो बाकी धर्मों से सुप्रीम है। और यहाँ पर जो है एक विवाद भी हो गया था और कहा जाता है कि यहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी, वायलेंस हुआ था और हर्षवर्धन को मारने का प्रयास भी हुआ था। ये जो ह्यूनसांग हैं ये लगभग 635 से लेकर के 643 एडी तक ये हर्ष के दरबार में रहे। हर्ष को बुद्धिज़्म बनाने में, बुद्धिस्ट फिलॉसफीज से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उसमें जो महत्वपूर्ण जो योगदान था वो ह्यूनसांग का था। हर्षवर्धन के समय में एक अन्य चाइनीज तीर्थयात्री भी भारत आए थे जिनका नाम इत्सिंग था। इत्सिंग। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने पुष्यभूति वंश, जिसमें हमने हर्षवर्धन के बारे में डिटेल डिस्कशन की, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और वैल्यूएबल वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहें। थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।